Hello everyone. I heartily welcome each one of you on behalf of Anand Yogale. I hope you all are doing well. And so today we are having a candid conversation with Mr. Satyajit sir, and he is doing PhD and he is the assistant professor from Sri University. We are highly honored that we are having a guest like him. So first of all, I want to introduce sir. Sir is currently working as an assistant professor in the Faculty of Science. He is pursuing PhD in chemical science and also expertise in environment studies. He has deep interest in wastewater treatment, pharmaceutical waste. Talking about other accomplishments, he is associate editor in National Journal of Multidisciplinary Research and Development. He has also won government award from Bharat Scout and Guide in 2007. I heartily welcome you, sir. Thank you so much for the nice introduction. Thank you. Thank you so much. Yeah, how are you? You will enjoy our session. Okay. I'm good. Thank you so much, sir, for taking out time from your heavy schedule. मुझे अच्छा लग रहा है कि आज आप हमारे बीच में हैं और आज बहुत ही अच्छी खासी कॉन्वर्सेशन हमारी मॉडर्न लाइफस्टाइल पे होगी, इन्वायरमेंट को लेके होगी, क्योंकि जैसा हम सभी लोग जानते हैं कि हम लोग अपने इन्वायरमेंट के लिए हर दिन बात करते हैं, कुछ ना कुछ हम लोग रोज अवेयरनेस की बात करते हैं, लेकिन आज वो टाइम आ चुका है कि हम लोग इन्वायरमेंट की तरफ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कुछ ऐसा कर देते हैं जिस वजह से कि हम उन्हें एकदम से इफेक्ट दे रहे हैं, बहुत खराब हो रहा है। और इस डिटोरिएशन के लिए हम जाने अनजाने कुछ ना कुछ गड़बड़ियां करते हैं, उन पे भी आज हम चर्चा करेंगे। बिफोर दैट, जैसा कि हमें ये भी पता चला है कि आपका बहुत सारे रिसर्चेस हैं, थीसिस हैं वेस्ट वाटर मैनेजमेंट के ऊपर भी, तो आपका क्या कहना है कि आज की हमारी जो मॉडर्न लाइफस्टाइल है, क्या वो और भी वेस्ट प्रोड्यूस कर रही है कि हम लोग टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ रहे हैं कि उसे और कम कर रहे हैं? आप क्या कहना चाहेंगे उस पे? सबसे पहले तो मेन बात ये है कि हिंदी में बात करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। सबसे पहली बात यह है कि हम लोग पर्यावरण जब नाम आता है तो हम लोग सोचते हैं कि पेड़ लगाने हैं, और जहां भी आप कहीं बात करेंगे कि पर्यावरण की बात हो रही है तो लोग सीधा एक ही बात से मतलब निकालते हैं कि हमको जो है पेड़ लगाने हैं। मैं कहीं भी बात, मैं किसी को भी बोलता हूं कि मैं एनवायरमेंटलिस्ट तो नहीं बोलूंगा, बट मैं एनवायरमेंटल साइंस पढ़ाता हूं और मेरा जो बैकग्राउंड है वो एनवायरमेंटल साइंस का है, तो लोग हमेशा ये अंदाजा लगा लेते हैं अपने आप ही कि ये अब इसके थोड़े देर बाद पेड़ लगाने की बात करेंगे। और ऐसा एक परसेप्शन बन गया है सोसाइटी में कि एनवायरमेंट से जो भी रिलेटेड काम होगा उसका फाइनल जो उसका रिजल्ट है वो है पेड़ लगाना। इसके अलावा वेस्ट वाटर, वेस्ट मैनेजमेंट, डेली जो हम सॉलिड वेस्ट इतना प्रोड्यूस करते हैं, हमारा और अदर प्रोडक्ट जो हम यूज करते हैं उनका क्या इम्पैक्ट है, ये सारी बातें बहुत ही बेरिड है। इनके बारे में कोई क्या तो बात नहीं करता, अगर जानता है तो बहुत लिमिटेड जानता है, और इसके बारे में अवेयरनेस बहुत फैलाई जाती है, पर फिर भी वो उसका इम्पैक्ट उतना नहीं है सोसाइटी पे कि उसके बारे में सबको पता हो। जैसे लास्ट टाइम नरेंद्र मोदी जी ने एक अभियान चलाया, स्वच्छ भारत अभियान, तो इसमें कोई ऐसी नई बात नहीं थी कि जो हमको सिर्फ नरेंद्र मोदी जी ने बताई, या उससे पहले कोई और एनजीओ नहीं बता रही थी, या उससे पहले कोई और पॉलिटिकल पार्टी ने ऐसा काम नहीं किया। पर इतने बड़े लेवल पे इतने सारे सेलिब्रिटीज, इतने सारे पॉलिटिकल पार्टी, ये सब एक प्लेटफॉर्म पे आके उन्होंने एक स्टार्टिंग की कि चलो स्वच्छ भारत अभियान का एक चलाते हैं। तब लोगों को धीरे धीरे ये अवेयरनेस आई कि अच्छा, ये स्वच्छ भारत अभियान भी एक अभियान चलाना पड़ा। ये सबसे मतलब कितनी बुरी बात है कि इसके लिए भी आपको एक अभियान चलाना पड़ा कि आपको सैनिटाइज रहना है, आपको स्वच्छ रहना है, आपको आस पड़ोस स्वच्छ रखना है। तो इस तरह की बातें नेग्लेक्टेड है, और जो मेन एनवायरमेंट का परसेप्शन है वो है कि पेड़ लगाओ बस। तो क्या खाली पेड़ लगाने से तो कुछ नहीं होगा? पेड़ लगाते रहो, ठीक है, ऐसी जगह पे पेड़ लगा दो जहां पे जरूरत नहीं है, ये थोड़े खाली जगह पे पेड़ लगा दिया। तो समथिंग आपने कही है। आपका वॉल्यूम, आपका ये आई थिंक नेट का इश्यू है कुछ। हाँ, अभी नाउ यू आर ऑडिबल। आप रिपीट करना पड़ेगा आपको, क्या बोला था आपने? Still your voice is not clear to me. Still your voice is not clear.
I think you have an internet issue. You please sort it out. Please sort it out. ये कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो it's gone. समय दे और उन्हें भी दे। सर हमारे पास फिर से जुड़ चुके हैं। इंटरनेट इश्यू था शायद कुछ। जी जी सर, आप बता रहे थे जैसा कि पेड़ लगाओ अभियान पे हम लोग सब अमल कर रहे हैं, लेकिन उसकी जगह हमारे पास जरूरत है कि हम लोग वेस्ट को भी मैनेजमेंट करें, क्योंकि आज हमारी पॉपुलेशन इतनी ज्यादा हो चुकी है कि हमें उस वेस्ट को मैनेजमेंट करना भी आना चाहिए। सबसे पहला सवाल है कि वेस्ट इतना जनरेट हो क्यों रहा है। जी जी। सबसे पहला सवाल ये है कि इतना वेस्ट आ कहां से रहा है, क्यों हो रहा है। तो जैसा आपने टाइटल रखा है कि मॉडर्न लाइफस्टाइल एंड एनवायरनमेंट। अब अगर आप मॉडर्न, हम तो आधुनिक भारत में जी रहे हैं, हम आधुनिक संसार में जी रहे हैं। अब आदि मानव वाला काल तो रहा नहीं कि हम सब चीजें छोड़ के और बिल्कुल ऐसे एकदम पूरा टिपिकल एनवायरमेंटल फ्रेंडली लाइफस्टाइल जिए। ये पॉसिबल भी नहीं है और ये कहना भी गलत होगा कि आप अपने लाइफस्टाइल को अल्टरनेट करें एज पर दी एनवायरमेंटल रिक्वायरमेंट, क्योंकि और भी चीजें देखनी होती है। सो सिंपली जब हम बात करते हैं कि ये इतना कचरा हो क्यों रहा है, तो सबसे पहले कि उस कचरे में जाता क्या क्या है। आप अपने घर में जाइए, डस्टबिन देखिए, तो उसमें उस डस्टबिन में आपको क्या क्या मिलेगा, उसी से आपको पता लगे। अच्छा, हम ये सोचते हैं कि ये कचरे का मैनेजमेंट जो है, जिसको वेस्ट मैनेजमेंट बोलते हैं, ये सरकार की समस्या है, सरकार को समझना चाहिए, सरकार को करना चाहिए। देखिए, घूम घुमा के रहना तो हमें पृथ्वी पे है। आप आज कोई कचरा अगर आपने जनरेट कर दिया, आपने कोई प्लास्टिक बोतल आपने खरीद ली, वो परमानेंटली पृथ्वी पे रहेगी 50 साल तक, 100 साल तक उसी प्लास्टिक वाले मोड में रहेगी। कभी उसका प्लास्टिक से, वो प्लास्टिक बोतल में आई आपके घर, फिर आपने उसमें, मान लो उसमें आपने कट करके थोड़ा प्लांट बना लिया, या आपने उसको डस्टबिन में डाल दिया, वो डस्टबिन से फिर वो म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट में चली गई, म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट से फिर वो कहीं रिसाइकलिंग प्लांट में चली गई, रिसाइकल प्लांट से फिर उसका कुछ बन के फिर वो आपके पास आ गई। एक बार अगर प्लास्टिक बन गया तो वो वापस उस ओरिजिनल फॉर्म में नहीं जाएगा, उस बेसिक फॉर्म में नहीं जाएगा। वो प्लास्टिक से रिसाइकल होते 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 आपकी पूरी लाइफ में कहीं ना कहीं आपको टकराता रहेगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप एक कोई चीज खरीद लेते हैं जो कि परसिस्टेंट है, जो पर्यावरण में रहेगी, वो आपने खरीद ली और उसको आपने परमानेंट आईडी कार्ड दे दिया वर्ल्ड में रहने का, तो आप जो है ये नहीं बोल सकते कि मेरा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। हम जब ट्रेन में सफर करते हैं तो घर से पानी लेके नहीं जाते, हम क्या करते हैं, रास्ते में 2-4 बिस्लेरी की बोतल खरीदते हैं, और बिस्लेरी जो भी जितने भी सारे ब्रांड है, अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह के आपको लोकल ब्रांड मिल जाएंगे। वो उसमें पानी कैसा भी आपको मतलब नहीं, आपको वैसे भी आपको देख के पता नहीं लगता कि पानी खराब है। ये हमारे मन में सेट है कि अगर बोतल पानी है तो वो पानी साफ ही होगा, तो हम वो ले लेंगे और उसके बाद क्या करेंगे कि अच्छा ये स्टेशन पे अब पानी खत्म हो गया, आप बाहर नहीं जा सकते पानी लेने, और आपको जो ट्रेन पे पानी मिलेगा वो कैसा मिलेगा, वो अगले स्टेशन पे कोई और बोतल लेके आएगा। फिर धीरे धीरे करके अगर आप 400-500 किलोमीटर की जर्नी कर रहे हैं तो आपके पास 4-5 बोतल कलेक्ट हो जाएंगी या 3 बोतल कलेक्ट हो जाएंगी। फिर आप उसको धीरे धीरे जाके रेलवे स्टेशन वाले डस्टबिन में डाल देंगे। कुछ समझदार लोग उसको ट्रेन से बाहर फेंक देंगे, उनको लगता है ट्रेन से बाहर वर्ल्ड नहीं है, संसार नहीं है, ट्रेन से बाहर फेंक दिया मतलब पृथ्वी से बाहर फेंक दिया, पर वो रहेगा तो वहीं घूम घुमा के। तो इस तरह से हमने प्लास्टिक इतना जनरेट कर लिया है कि अब उसको टैकल करने के लिए हमें कम से कम 50 साल और लगे। बिल्कुल सर, आपने एकदम सही बात कही है। आज की मॉडर्न लाइफस्टाइल, हमारा जो बात व्यवहार है, खान पान है, इनके साथ साथ हम लोग जितना भी वेस्ट जनरेट कर रहे हैं, इसको मैनेजमेंट करना हमारे लिए बहुत ही कठिन हो चुका है। लेकिन साथ ही में ये भी है कि आज के मॉडर्न युग में हर को कपड़े पहनने का बहुत शौक है और लोग जल्द से जल्द दिखावे की संस्कृति में डिस्पोज करते रहते हैं। मतलब फ्रीक्वेंटली कपड़ा पहना और उसको डिस्पोज किया, फिर नया खरीदा। क्या इससे भी हमारे एनवायरमेंट पे कुछ इम्पैक्ट पड़ रहा है? देखो,
वेस्ट जनरेशन में हमने बात शुरू की थी, तो वेस्ट जनरेशन में इंडिया का पर कैपिटा जो मतलब एक आदमी जो है आधा किलो जनरेट करता है, लगभग आधा किलो वेस्ट जनरेट कर देता है एक दिन में। और ये पर कैपिटा इतना कम क्यों है, और दूसरी कंट्रीज का आप देखोगे बहुत ज्यादा मिलेगा, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है और हमारा वेस्ट उसके हिसाब से पर कैपिटा में कम आता है। और दूसरी कंट्रीज में पॉपुलेशन कम है और उनका वेस्ट जनरेशन ज्यादा होता है, उनका एनर्जी कंजप्शन भी ज्यादा है हमसे, पर इंडिविजुअल अगर पर कैपिटा बात करेंगे तो उनका एनर्जी कंजप्शन भी हमसे ज्यादा रहेगा। इंडिया में और दूसरी कंट्रीज में ये फर्क है कि हमारा लाइफस्टाइल कुछ और था, हमने कुछ और बनाया है। कुछ कंट्रीज अपना वही परमानेंट लाइफस्टाइल वही लेके चल रही है, उनमें थोड़ा थोड़ा वेरिएशन है, पर हमारा पूरा चेंज हुआ है। अब मैं आपसे एक सिंपल एक सवाल पूछूंगा, आप उसका आप जवाब दे सकते हैं। नॉर्मल सवाल है कि आपके जो ग्रैंड पेरेंट्स थे, आप अभी आप उस जनरेशन की हैं कि आप 18 टू आपको उसमें आप 18 टू 30 में आपको मान सकते हैं, ठीक है। 18 टू 30 वाली जो जनरेशन है, उनके जो ग्रैंड पेरेंट्स थे, आप अगर उनकी बात करें तो मैं आपसे पूछता हूं कि उनके पास कितने कपड़े होंगे जब वो अपनी यंग एज में थे, मतलब यही कोई 20-25 साल की उम्र में थे, उनके पास कितने कपड़े आप एक्सपेक्ट करते हैं? आप मुझे एक नंबर दे दीजिए। क्या तो 2-4 कपड़े होंगे? अगर आपके ग्रैंड पेरेंट्स, आपके, मैं पर्टिकुलरली आपकी बात नहीं कर रहा हूं, आपकी एज जो जनरेशन जो है आपकी और हमारी जनरेशन जो मेरी जनरेशन है, हमारे दादाजी वाली एज में लोगों के पास 2 से 4 जोड़े कपड़े होते थे, और 2 से 4 भी उनके पास जो बहुत ही मतलब इकोनॉमिकली जिनका थोड़ा स्टेबिलिटी अच्छी है, इकोनॉमिकली जो स्ट्रॉन्ग है थोड़ी, और अगर बहुत ज्यादा इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग है तो फिर ज्यादा हो सकते हैं, पर इन ऑन एन एवरेज कपड़े के होते थे और सूती कपड़े के बारे में मैं अभी बात करूंगा। अब फिर बात करते हैं आपके पेरेंट्स की। जब वो आपके पेरेंट्स अपनी यंग एज में थे तो उनके पास कितने कपड़े आ गए? तो जैसे जैसे जनरेशन बढ़ी, जैसे जैसे हम पेरेंट्स वाली एज में आए, तो उनके पास थोड़ी वैरायटी आना स्टार्ट हो गई। तो फिर उनके पास जीन्स आ गई थी उस टाइम तक। तो किसी के पेरेंट्स जो मेरी एज के हैं, उनके पेरेंट्स जीन्स पहनते होंगे, कुछ के कुर्ता पजामा पहनते होंगे, कुछ के पैंट शर्ट पहनते होंगे, कुछ के धोती कुर्ता भी पहनते होंगे। तो वो डिपेंड करता है कि आप किस प्रोफेशन में है और किस तरह की आपकी फैमिली है। अब बात करते हैं अपनी जनरेशन की। आप मुझे ये बताओ, अगर मैं अभी आपको पूछूं कि फीमेल में क्लोथ्स की वैरायटी कितनी होती है, आपको सारी वैरायटी आपको भी नहीं पता होगी। आप मिंत्रा की वेबसाइट पे जाओ, आप फ्लिपकार्ट पे जाओ, आप अमेजोन पे जाओ, आपको दुनिया जहान की वैरायटी मिलेगी, जिसका मुझे तो कई बार तो मुझे ये लगता है कि इसका यूज कहां करना है। आप अगर देखते हैं वो वैरायटी, वो कैटेगरी, पर्टिकुलर कैटेगरी रिसेंटली इंट्रोड्यूस हुई है, जो हमने बॉलीवुड को देख के अपना ली है कि हाँ ये जरूरी है। जैसे आप बात करते हैं एयरपोर्ट वियर, एयरपोर्ट वियर ले रहे हैं लोग, जा रहे हैं एयरपोर्ट पे, तो वो उसके लिए एक पर्टिकुलर कैटेगरी बना दी कि ये एयरपोर्ट वियर है, एक लॉन्च वियर है, एक आपका क्या बोलते हैं, आपको अगर आप जीन्स की बात करें तो दुनिया भर की जीन्स की वैरायटीज है। आप जोगर्स ले लीजिए, आप जीन्स ले लीजिए, ट्राउजर ले लीजिए, ये स्लिम फिट है, ये फलाना डिमकाना, ये बेल बॉटम है, ये जो भी है, जितने भी सारे हैं। आप अगर अपर्स की बात करेंगे तो गर्ल्स में तो यू कैन नॉट इवन एनुमरेट, आपको इतनी वैरायटी मिलेंगी आप समझ ही नहीं पाएंगे। अभी की जनरेशन के वार्डरोब में, आप मेरी जनरेशन के वार्डरोब, मेरे खुद के वार्डरोब में अगर आप देखेंगे तो अगर मैं एक मेल हूं तो मेरे पास रहेंगे लगभग 20 से 25 जोड़े, और अगर एक फीमेल है तो यू कैन नॉट काउंट, दैट इज ऑल्सो देयर, यू कैन नॉट काउंट। 50, 60, 70, 80 कितने भी हो सकते हैं, और जोड़े की बात कर रहे हैं। अब सिंपल बात, आपने क्वेश्चन पूछा है कि इसका एनवायरमेंटल इंपैक्ट क्या है। देखो, इंडिया जो है सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है टेक्सटाइल का, हमारे यहां सबसे ज्यादा कपड़े बनते हैं, सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है। अब हम सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर हैं क्यों? क्योंकि कोई भी इंडस्ट्री कब आपके यहां लगाई जाती है, आपकी कंट्री में कोई इंडस्ट्री कैसे आती है, एक तो उसका इकोनॉमिकल बेनिफिट है, ये तो हमको सबको पता है कि हाँ भाई ठीक है, हमको जो है पैसा मिल रहा है और हमको हमारी कंट्री में जीडीपी ग्रोथ होगा, ये होगा, वो होगा, सब होगा। पर एनवायरमेंटल पॉलिसीज और लॉ जितने भी हैं, उनमें अगर वो फ्लेक्सिबल है वो कंट्री, तो उसमें इंडस्ट्री लगाना बहुत आसान है। आप इसको स्क्रीन को वो कर लीजिए, आई एम सीइंग माई सेल्फ ओनली, स्प्लिट कर दीजिए। ओके सर, बिकॉज आई कैन सी माई सेल्फ ओनली, नो, तो इट लुक्स लाइक कि आई एम टॉकिंग टू माई सेल्फ। सो अब ये नॉर्मल बात है कि भाई कोई भी कंट्री में आप इंडस्ट्री लगाते हैं, देखते हैं लेबर सस्ती है, क्या हो रहा है, और सारी चीजें क्या है, टैक्स के लो क्या है, टैक्स कितना देना पड़ेगा, ऑल दैट। उसके अलावा हम एक और चीज देखते हैं जो कि हिडन है, जो कि है एनवायरमेंटल पॉलिसी।
किसी भी कंट्री की एनवायरमेंटल पॉलिसी होती है, उसके कुछ नियम होते हैं कि जो पर्यावरण बचाव के लिए कुछ नियम होते हैं। जहां भी जिस कंट्री में वो एनवायरमेंटल लॉज एंड पॉलिसी फ्लेक्सिबल होते हैं, हम उस कंट्री में ही इंडस्ट्री लगाते हैं। आपको जानकर हैरानी भी हो सकती है और परेशानी तो हमें है ही कि राजस्थान में एक जगह है पाली, वहां पे 800 टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है, 800 एक ही जगह पे पर्टिकुलर। तो आप सोच सकते हैं कि एनवायरमेंटल लोड कितना होगा। और उस 800 इंडस्ट्रीज में से 600 इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जो रेड जोन में आती हैं, रेड मतलब रेड कैटेगरी में आती है। रेड कैटेगरी, रेड का मतलब साफ है कि वो खतरे की घंटी है। सीपीसीबी ने उनको रेड कैटेगरी में रखा है कि ये एनवायरमेंटली, सीपीसीबी है सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, जो भारत का पूरा रेगुलेशन देखता है। उसमें 800 में से 600 इंडस्ट्रीज, डीटीई की रिपोर्ट है, सीएससी की रिपोर्ट है कि उसमें से 600 रेड कैटेगरी में। अब मुझे ये बताओ कि उनको कौन देख रहा है कि वो क्या कर रहे हैं। उसके आसपास बहने वाली जितनी नदी है लगभग पोल्यूटेड है। लगभग का मतलब 80% पानी पीने योग्य नहीं है। 80% ऑफ वाटर इज नॉट इन इंडिया। पूरे इंडिया की भी बात करो तो 80 to 90% ग्राउंड वाटर इज पोल्यूटेड। तो हम जो पानी जो घर में हमें आरओ मशीन मिली है ना, ये इसलिए नहीं मिली है कि हमको शौक लगा है। सारी जगह आप देखो तो सारी जगह पे आपको मिलेगा कि 80 to 90% पानी पीने योग्य नहीं। तो ये टेक्सटाइल, अब टेक्सटाइल में मैं क्यों टेक्सटाइल की बात कर रहा हूं, क्योंकि एक तो हमने वार्डरोब अपना इतना, हमारा इतना नंबर ऑफ जो क्लॉथ्स है वो इतना बढ़ गया है। एक केजी टेक्सटाइल जो होता है उसको बनाने के लिए 200 लीटर पानी लगता है। 1 केजी टेक्सटाइल को बनाने के लिए 200 लीटर पानी लगता है उसकी मैन्युफैक्चरिंग में। और मान लो, मैं आपको मान लेता हूं आपके पास 7 पेयर ऑफ क्लोथ्स है, ठीक है। तो 7 पेयर ऑफ क्लोथ्स का मतलब ये है कि उसको बनाने में मल्टीप्लाई बाय 200, 1400 लीटर वाटर तो मैन्युफैक्चरिंग में चला गया। अब आप 7 पेयर से, बिकॉज फॉर अ वीक इफ यू हैव 7 पेयर्स, एक वीक में आप उसको एक पेयर को एक दिन पहनोगे। एक दिन पहनने के बाद आप क्या करोगे, उसको वॉश करना पड़ेगा। तो वॉश करने में भी आपका पानी जाएगा, तो 3 से 4 लीटर उसमें चला जाएगा। अब आपके पास सिर्फ 7 पेयर्स है, तो 7 into 4, 28 लीटर्स ऑफ वाटर इन अ वीक। 30 लीटर्स वाटर इन अ वीक अगर हम लगाएं तो एक मंथ में सीधा सीधा कितना हो गया, मल्टीप्लाई बाई 4, 120 लीटर। और एक ईयर में कितना हो गया, 1400 लीटर। ज्यादा हम लोग डेनियम्स के में ऊपर पानी का खर्च हो रहा है, तो इस वजह से हमें अपने वार्डरोब के कलेक्शन को भी कम करना होगा और थोड़ा सोच समझ। धीरे धीरे इस बात पे आते हैं कि चलो ये तो इतना सब, ये सबको पता होता है कि एनवायरमेंटल इंपैक्ट है। अगर मैं आंकड़े बताने लगूं तो बहुत सारे आंकड़े निकल आएंगे ऐसे। बात ये अब करें क्या करना, हम लोगों को इतने सारे ये वैरायटी जो बताए गए हैं कि ये पहनना बहुत जरूरी है, नहीं तो आप पीयर प्रेशर में आपको पहनना पड़ता है। आप शादी में जाते हैं, आप शादी के लिए एक पर्टिकुलर शादी के लिए आप पर्टिकुलर एक जोड़ा ले लेते हैं, जो भी आप कपड़े लेते हैं, उसके बाद वो किसी भी यूज का नहीं रहता, और रहता भी है तो आप उसको बहुत ही मतलब आप वो इग्नोरेंट रहता है एक तरह से। आप उसको दोबारा यूज करने की कभी सोचते भी नहीं, और सोचते हैं तो आप बहुत ही ऐसे रेयर ओकेजन पे आप पहन लेते हैं। ये कहां से हमारे मन में आ गया कि एक हमने पहन लिया कहीं पे तो वो हम दोबारा नहीं पहन सकते। एक तो ये माइंडसेट बहुत गलत है। तो ये माइंडसेट हमारा क्रिएट हो चुका है और शो ऑफ भी होने लगा है, इस वजह तो से भी है। अगर आप एक नई ड्रेस पहन के सोशल मीडिया पे पोस्ट नहीं करते तो ये माना जाता है कि आप लाइफ एंजॉय नहीं कर रहे हैं, आप खुश नहीं है। ये हमारी सोसाइटी में सीधा सीधा इसी का यही मतलब है। आपको अलग अलग चश्मे पहनने हैं, आपको अलग अलग कपड़े पहन के फोटो दिखा के, अब मैं इस होटल में खाना खा के आया हूं, मैं ये रेस्टोरेंट में ये डिश खा के आया हूं, मैं इसकी शादी में गया हूं, ये सब सोशल मीडिया पे, और 2-4 आपको लाइक मिल जाएंगे और फिर आप बहुत खुश होंगे कि हाँ बस अब लोगों को पता लग गया कि मैंने खर्चा किया। ये माइंडसेट होने से एनवायरमेंटल इंपैक्ट, डायरेक्ट एनवायरमेंटल इंपैक्ट और इनडायरेक्ट एनवायरमेंटल इंपैक्ट है। आप कितने भी कपड़े पहन लीजिए, कुछ होने वाला नहीं है। फाइनली आपको इसी पृथ्वी पे रहना है। अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो कितने भी कपड़े पहन के घूमते रहना, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपके पास पीने लायक पानी नहीं होगा तो आप कपड़े कितने भी अच्छे पहन लेना, वो पीने लायक पानी नहीं मिलेगा, क्योंकि पानी बनाया नहीं जा सकता। यू कैन नॉट मैन्युफैक्चर इट इन द लैब सिंपली। तो हम लोग उसी में लगे हुए हैं, उसी होड़ में लगे। वो जो होड़ है ना, वो जो रेस है,
उसको हमें समझना पड़ेगा। और ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री इतने अच्छे से अपनी चीजों को एडवर्टाइज करती है कि आपको लगने लगता है, जैसे वो डिओड्रेंट का बहुत ही कॉमन एड है कि डिओड्रेंट लगाओ गर्लफ्रेंड बन जाएगी, और सबको पता है कि नहीं होगा, फिर भी लोग डिओड्रेंट ले रहे हैं क्योंकि बस वो एडवर्टाइज अच्छे से हुआ है। एक चीज रिपीटेडली हमारे दिमाग में डाल दी गई तो हमको एक झूठ बार बार बोलने से सच लगने लगता है। ये कहावत है, और सच के पास वाला झूठ भी हमको सच लगता है। जी जी सर, वो बातें मुझे ये बात याद आ रही है, आप जब टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, वैसे ही हमारी कॉस्मेटिक की भी इंडस्ट्री है, और आप जानते होंगे लेडीज होती है तो वो जरूर से सबके पास लिपस्टिक तो होती ही है, लिपस्टिक, पाउडर, मेकअप के प्रोडक्ट्स होते हैं, तो उसमें केमिकल्स यूज होते हैं, तो क्या ये भी हमारे एनवायरनमेंट को इफेक्ट कर रहा है? क्योंकि आजकल लोग स्टॉक में खरीदते हैं सामान। इस बात पे देखो, मे बी सम फीमेल विल बी ऑफेंडेड, बट आप सुंदर हैं या नहीं हैं ये आप ही डिसाइड कर लेते हैं खुद ही, कि आप सुंदर हैं या नहीं है। अपने मन में ही आप सोच लेते हैं कि हाँ ये लगाऊंगी तो मैं सुंदर लगूंगी। ये किसी को नहीं पता कि आप उससे पहले वाले से अलग लग रही हैं, सुंदर लग रही है नहीं लग रही है, सामने वाले के ऊपर डिपेंड करता है। आप पहले से अलग लगने के लिए इतनी सारी हम चीजें यूज करते हैं। अगर आप देखो, अब फिर वही बात आ गई, देखिए आपके ग्रैंड पेरेंट्स के पास क्या कुछ था कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स? होगा तो मुश्किल से मुश्किल मुल्तानी मिट्टी होगी, या फिर उस टाइम पे कोई साबुन होगा, बहुत ही मतलब ये दैट इज दी रेयरेस्ट थिंग व्हिच वाज फाउंड। हल्दी और चंदन इस्तेमाल कर लेता था। चंदन तो शायद नहीं होता होगा, पर हल्दी का वो लगाते हैं ना, शादियों में लगाते हैं कि हल्दी लगाते हैं गोरा हो जाए, उपटन लगाते हैं, उपटन बोलते हैं इसको। तो इस तरह की चीजें हम, मतलब जो ऑर्गेनिक था, फुली ऑर्गेनिक था, कोई एनवायरमेंटल इंपैक्ट नहीं। हल्दी को आप पानी में डाल दो, कोई इंपैक्ट नहीं डालेगी। अब बात करो अभी की, आप देखो फिर ये पेरेंट्स वाली एज आई जिसको फेयर एंड लवली एज बोलते हैं, तो वो फेयर एंड लवली और ये सब उस टाइम पे आना स्टार्ट हुआ। उसके फिर तुरंत बाद जो ये स्टार्ट हुआ, जो बॉलीवुड का इंपैक्ट आना स्टार्ट, लैक्मे, लॉरियल, ये वो, कितना आप देखते रहो, आप खत्म नहीं होगा। वो इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं आपके आप अब इतनी सारी चीजें हैं कि आप किसी भी चीज को ले लो, उसके लिए एक पर्सनल हाइजीन प्रोडक्ट होगा, एक पर्सनल केयर प्रोडक्ट होगा, कोई उसके लिए कोई ना कोई पर्टिकुलर एक प्रोडक्ट बना होगा, कोई भी चीज हो जो पिछले टाइम में नेग्लेक्टेड थी। अब ये चीजें हमारे लाइफ में इंट्रोड्यूस कर दी गई हैं, नॉट फोर्सफुली, बट हमारा माइंड मैनिपुलेट कर दिया गया। तो सिंपली जब हम बात करते हैं तो ये जाता कहां है? ये 3-4 तरीके हैं इसके जाने के एनवायरमेंट में। आप एक तो वो उसकी पैकिंग, क्योंकि आप किसी भी पर्सनल केयर प्रोडक्ट की पैकिंग देख लो, आप उसकी पैकिंग को देख पाएंगे तो उसमें वो रिफिल नहीं होता है, वन टाइम यूज वाली पैकिंग होती है। हमेशा आप देखना कोई भी पर्सनल केयर प्रोडक्ट होगा उसकी रिफिलिंग नहीं होगी। ऐसा नहीं है कि आप एक ट्यूब लेके आए थे और आप दोबारा दुकानदार के पास गए कि इसकी रिफिलिंग कर दो। तो आपकी मजबूरी, आपने एक प्रोडक्ट ले लिया, उसको आपने यूज किया और फिर आपने डस्टबिन में फेंक दिया, और हमारी दुनिया डस्टबिन पे जाके खत्म हो जाती है। उसके बाद हमें नहीं पता था कहां जा रहा है। तो हम हमेशा क्या करते हैं, जब भी हम कोई भी मॉल जाते हैं तो हम एक कपड़ा लेने जाते हैं, 10 कपड़े लेके आते हैं। हम कभी भी किसी ब्यूटी शॉप, ये जो मेकअप वाली शॉप या कोई भी मॉल जाते हैं, तो अगर हम एक प्रोडक्ट लेना चाहते हैं तो हमको ऐसे माहौल में रख दिया जाता है कि आप 2-4 प्रोडक्ट लेके आते हैं। ये 50% ऑफ है, ये 70% ऑफ है, ये इसके साथ फ्री है, कुछ ना कुछ करके आपको फाइनली पैसे आप ही खर्च कर रहे हैं, पर आपको जो है ये मतलब चिपका दिया जाता है। तो ये कहां जाता है? उसमें आप देखो कि नॉर्मली 37 to 40 टाइप्स ऑफ केमिकल, और जिसको हम बोलते हैं कार्सिनोजन। कार्सिनोजन का मतलब होता है कैंसर कोजिंग। तो कैंसर कोजिंग जो एलिमेंट होते हैं वो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स में पाए जाते हैं, सॉरी इसमें पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स में पाए जाते हैं। पर्सनल केयर प्रोडक्ट कोई भी आप ले लो, उसमें प्लास्टिक भी यूज होता है, उसमें सिलिका यूज होता है। ये तो हो गए, प्लास्टिक तो एक बहुत बड़ा कार्सिनोजन है, सबको पता है, मतलब वो कैंसर कोजिंग है। उसके अलावा भी बहुत सारे केमिकल ऐसे हैं जिसका आप इनटेक अगर लेते रहोगे, धीरे धीरे करके वो कोई ना कोई आपको इंपैक्ट ऐसा डाल देगा कि आपको कैंसर होना ही होना है। हम कैंसर खरीद के ला रहे हैं। लोग बोलते हैं ना अब आजकल कैंसर बहुत बढ़ गया है, हम खरीद के लाते हैं। कैंसर बढ़ा नहीं है, हम खरीद के ला रहे हैं। आप ये देखो कि कितनी दुविधा है कि भारत में ओजोन होल जैसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओजोन होल बहुत एक बड़ा टॉपिक रहा पुराने टाइम में, पर अब इतनी प्रॉब्लम कुछ है नहीं। ओजोन होल इंडिया के जो रीजन में आता है वो रिकवर्ड है, और यूवी का कोई ज्यादा खास इंपैक्ट इंडियन स्किन पे नहीं है। सनस्क्रीन आप देखो,
तो ये बता बता के बेच रहे हैं कि यूवी से प्रोटेक्ट करेगा। टैनिंग का मुझे नहीं पता, वो टैनिंग बचाता है कि नहीं, मैं नहीं जानता। पर मुझे ये पता है कि यूवी का कोई खास इंपैक्ट अगर आप वैसे भी घूमते तो स्किन कैंसर आपको नहीं होगा। ये इंडिया है, यहाँ ओजोन, दूसरी कंट्रीज से हमने सुन के ये अडेप्ट कर लिया और उसको यहाँ पे एडवर्टाइज कर दिया। इंडिया की मार्केट इतनी बड़ी है कि सब लोग उसको टारगेट करते हैं, क्योंकि एक चीज अगर आपने इंट्रोड्यूस कर दी, एक के चक्कर में सारा इंडिया खरीद लेगा। तो कहा पर्सनल केयर प्रोडक्ट हम फेयर एंड लवली यूज, और फेयर एंड लवली से कौन सा लोग गोरा हो रहे हैं? उनका सारी चीजें हमारी मार्केटिंग टैक्टिक्स है, और ये मार्केटिंग टैक्टिक्स है। सब जिस चीजों की हमको जरूरत नहीं उसको हमें बताया जाता है कि ऐसे अगर आप ये यूज करेंगे तो ये हो जाएगा। और मुझे नहीं लगता कि कोई चेंज होता है, कोई ज्यादा चेंज नहीं होता, वो थोड़े टाइम के लिए हम अलग लगते हैं। क्या आप हमारे बहुत है एडवर्टीजमेंट तो हम जी 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 देखो, इतने गोरे लोग खुद ही ऑडियंस से जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, जरा उनके तरफ भी हम लोग बढ़ते हैं। मुझे बताइए, आया है आपके जी, उनका है क्वेश्चन, व्हाट इज अर्बन एनवायरनमेंट? व्हाट इज अर्बन एनवायरनमेंट? The reason of global warming and its effect on environment. Let me just read all the questions. What are the reason of deterioration of ozone layer? What came across his fact and its healing also? How does it happen? Okay. देखो, सबसे पहले प्रशांत का क्वेश्चन लेते हैं कि उसने बोला कि ओजोन कैसे, आप इसको स्क्रीन को एक बार वो कर दीजिए। So I would not be like this. Okay, sir. Yes, I got it. या तो ओजोन लेयर का क्या है कि ओजोन लेयर पहले डिटियोरेट हुई जब हो रही थी इंडस्ट्रियल, प्री इंडस्ट्रियल इरा कुछ नहीं था, इंडस्ट्रियल इरा के पोस्ट इंडस्ट्रियल इरा डिप्लीट होना स्टार्ट हुई, तो ओजोन लेयर में एक होल हो गया। होल इज नॉट दैट होल, दैट इज थिनिंग ऑफ द लेयर, तो वो पतली हो गई। अब पतली होने के बाद क्या हुआ कि कुछ इंटरनेशनल लेवल पे कुछ ऑर्गेनाइजेशंस जैसे आईपीसीसी है, यूएनओ है, ये बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं। एक क्योटो प्रोटोकॉल आया था, उसने ये कहा कि भाई हम ऐसे टारगेट करेंगे कि हम जो है कार्बन, सीएफसी की वजह से होता था सबको पता है, तो हम ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन का अमाउंट, मेन तो कार्बन का अमाउंट था, कार्बन का अमाउंट हमें रिड्यूस करना है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ने कहा कि सीएफसी का अमाउंट रिड्यूस करना है, तो ऐसे करके हमने टारगेट किया और हमने सीएफसी को मेन सोर्स से ही रिमूव कर दिया। तो जहां पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी वहां पे रिकवर होना स्टार्ट हो गई बहुत अच्छे से, और जहां पे थोड़ी प्रॉब्लम थी वहां पे फुली रिकवर हो गई। तो ऐसे ओजोन रिकवर हुई। अब अर्बन एनवायरनमेंट में, तो अर्बन एनवायरनमेंट ऐसे ये एक बहुत अलग टर्म है, इससे कोई रिलेशन तो नहीं है, बट अर्बन एनवायरनमेंट का एनवायरनमेंट इज विच इज सराउंडिंग अस, तो अर्बन एनवायरनमेंट का वही मतलब होता है। और अर्बन एरियाज में जो एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स है, अगर वो आप पूछना चाह रहे हैं तो आई कैन एक्सप्लेन। सो ये एक सॉरी, यस श्योर सर, प्लीज एक्सप्लेन अस। ओके, सो हमने इतनी बातें, मतलब पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स पे बात हो रही थी। अगर आप शहर में देखेंगे तो आज भी ज्यादा प्रोडक्ट्स यूज होते हैं, गांव में फिर भी कम होते हैं, रूरल एरियाज में फिर भी कम है, क्योंकि वहां तक रीच करना वो एक बहुत ही कॉमन प्रोडक्ट होगा, वो जल्दी रीच कर जाएगा बिकॉज दे आर स्टेबल। और सिटीज में तो कोई भी प्रोडक्ट आप अगर चाहें तो आप इजीली उसको कम्युनिकेट कर सकते हैं, क्योंकि लोगों का अलग टेम्परामेंट है और लोगों के पास फैसिलिटीज है, लोगों के पास पैसा है। तो इस तरह से आप देखो कि अगर अभी आप ब्यूटी प्रोडक्ट्स अगर गूगल पे टाइप कर दोगे तो इंडिया में ही आपको मोर देन 500 कंपनीज ऐसी मिल जाएंगी जो पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स बेचती हैं, और उनमें से हम लगभग हर तरह के, अभी आप इंस्टाग्राम खोल के देख लो तो दुनिया भर के आपको ये सिखाने वाले मिल जाएंगे कि पर्सनल केयर प्रोडक्ट कैसे यूज करें। सोशल मीडिया और एडवर्टाइजमेंट का बहुत बड़ा रोल हो गया इसमें, बहुत बड़ा रोल है, और सबसे बड़ा रोल है एडवर्टाइजमेंट का। उसके बाद पीयर प्रेशर तो हम खुद ही ले लेते हैं, उसके लिए कोई दूसरा जिम्मेदार नहीं है, पीयर प्रेशर हम खुद ले लेते हैं। अगर मैंने इस बार ये सोसाइटी में हमारी मेंटालिटी भी बन चुकी है कि हमें बहुत ज्यादा सोफिस्टिकेटेड बनना है, हमको दिखाना है कि हम पैसे वाले, बल्कि हमारे पास पैसे उतने ही है पर हम दिखाते हैं, ऐसे दिखाना जरूरी हो गया है, हमारे लिए दिखावा बहुत जरूरी हो गया है। सबसे मेन एक रीजन ये भी है कि जैसे अगर आप अभी बात करें तो जो न्यू जनरेशन है उनको ज्यादा ये इस बात का ये रहता है कि मुझे सुंदर दिखना है, और फिर घर जाके चाहे कुछ भी हो पर आप बाहर निकलते हैं तो आप तरह तरह की आपने अटायर लेते हैं, तरह तरह के आप मेकअप्स करते हैं, भले ही आप देखो अगर कोई मॉडल है उसके लिए तो मैं मान सकता हूं कि उसको तो बहुत जरूरी है ऐसा बनना,
पर अगर कोई सिर्फ मार्केट जा रहा है, उसके लिए भी वो मेकअप करके जा रहा है, उसके लिए भी वो अच्छे कपड़े पहन के जा रहा है, तो इस बात का कोई वैल्यू तो नहीं है मुझे लगता। आप कपड़ों को रिड्यूस करना सीखें, आप पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स को रिड्यूस कीजिए। नहीं तो कल कोई बड़ी बात नहीं है कि और तरह की, जैसे कोरोना है, अभी 8-10 महीने पहले से कोरोना कोई जानता था? नहीं जानता था। अब ये कैसे हुआ कि एकदम से पूरी सोसाइटी में फैल गया? तो कल को ऐसा भी हो सकता है कि आपके जो पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स है, इनके थ्रू कोई ऐसी बीमारी आ जाए, कोई ऐसा कैंसर आ जाए जो क्योरेबल ना हो, और वो आप तो बिल्कुल बाजार से पूरा कैंसर खरीद के ला रहे हैं, तो एटलीस्ट वी शुड रिड्यूस इट फ्रॉम द सोर्स। तो पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स को रिड्यूस कीजिए, सोर्स से रिड्यूस कीजिए। पर मुझे एक बात बताइए, जो आदमी पूरा दिन एसी में बैठता है, पूरा दिन गाड़ी में जाता है तो एसी में रहता है, आप ऑफिस में जाते हैं, आपके घर में एसी, ऑफिस में एसी, आपकी कार में एसी, आपके जो मॉल में जा रहे हैं वहां एसी, सारी जगह एसी है, आपको स्वेटिंग हुआ ही नहीं, आपको पसीना आया ही नहीं, आपके कपड़े अच्छी वॉशिंग मशीन में अच्छे पाउडर से अच्छे धुले हैं, सब कुछ, आपको परफ्यूम की क्या जरूरत है? आपको किसको, आप खुद की स्मेल लेना चाहते हैं या आप दूसरों को प्रभावित करना चाहते हैं कि मेरे पास ये परफ्यूम है, जस्ट टू हैव दिस, कि मुझे परफ्यूम है मेरे पास तो मुझे लगाना है। और उसके लिए परफ्यूम में आप वैरायटी देखिए, परफ्यूम में भी दुनिया जान की वैरायटीज आ गई। तो ये कहां से आ रहा है? ये सब डिमांड और सप्लाई पे पूरा मार्केट चलता है, और ये जहां से आ रहा है वो हमारी मानसिकता में पहले बिठाया जाता है, धीरे धीरे बिठाया जाता है कि ये इस तरह का कपड़ा पहनोगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। अब मान लो कोई बॉलीवुड सेलिब्रिटी अगर किसी चीज को, किसी प्रोडक्ट को एंडोर्स कर रहा है, मान लो कोई क्लोथिंग स्टाइल है, उसकी बॉडी देखिए, उसका फिटनेस देखिए, और आप अपना फिटनेस देखिए, आप क्या आपके ऊपर वही कपड़ा सूट करेगा? पर हमको लेना है क्योंकि वो उसने बताया है, उसने कहा है। और आप हर चीज को एनवायरमेंट से जोड़ना आपको पड़ेगा, आज नहीं तो कल जोड़ना पड़ेगा। ये बात आप आज नहीं मानोगे तो कल माननी पड़ेगी। जैसे आप कल तक नहीं मान रहे थे कि कोई महामारी आ सकती है, कोरोना आया, सबने माना, सब घर में है, और इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं। अभी सबसे बड़ा इंपैक्ट जो है टेक्सटाइल इंडस्ट्री पे पड़ा है। कोरोना का सबसे बड़ा इंपैक्ट, सबसे बड़ा तो नहीं बोल सकते, पर कोरोना का बहुत बड़ा इंपैक्ट टेक्सटाइल इंडस्ट्री पे पड़ा है, क्योंकि लोग कपड़े नहीं खरीद रहे। अब जब जाएंगे नहीं कहीं तो खरीदेंगे क्या? तो क्या क्या अब नहीं हमारा काम चल रहा है क्या? अब हमको नहीं जरूरत है कपड़ों की डेली डेली? हम हर महीने शॉपिंग करते हैं। आप अपना देख लीजिए, मेरा देख लीजिए, किसी का भी देख लीजिए, आप कुछ ना कुछ शॉपिंग जरूर करते हैं, कुछ ना कुछ कपड़ा, कोई पर्सनल केयर प्रोडक्ट हो गया, या कोई भी फूड आइटम तो यू कैन नॉट से बिकॉज दैट इज बेसिक नेसेसिटी, पर रोटी, कपड़ा, मकान और इंटरनेट 4 बेसिक नेसेसिटी अभी है। उसमें से रोटी की वैल्यू आपको सबको पता है कि जोमेटो, स्विगी सब अवेलेबल है, और दुनिया भर के उसमें एडल्ट्रेंट्स और फूड प्रोडक्ट्स में पता नहीं क्या क्या आ रहा है, वो आई डिस्कस इट। टेक्सटाइल इंडस्ट्री बहुत डोमिनेंट है, पर्सनल केयर प्रोडक्ट इंडस्ट्री, जिसकी जरूरत, जिसको सबको पता है कि किसी ने मीम बनाया था कि अगर फेयर एंड लवली से गोरे होते तो वेस्ट इंडीज में बेच दो, अफ्रीका में बेच दो। तो सिंपल सी बात है, ये लोग को समझ क्यों नहीं आती कि क्या क्रीम लगाने से हम गोरे हो जाएंगे? हम लोग थोड़ा सा अलग दिखते हैं, और जैसा हम चाह रहे हैं वैसा दिखते हैं। तो हमको लगता है कि हमारा एक, जैसे आदमी एक सेल्फी क्लिक करता है और उसके बाद उसको फिल्टर लगाता है, अपने आप कोई गोरा करने में लगा रहता है, पता नहीं क्या करेंगे उसके बाद, क्या हो जाएगा उसके बाद। तो ये मानसिकता, गोरा का बोलते हैं ना कि इंडिया में ऐसा कोई गोरा काला भेद नहीं है। क्यों नहीं है? आप क्यों फिर अपना जो अपनी ही सेल्फी को फिल्टर करके लगाते हो? अगर गोरा काला भेद नहीं है तो अपनी ही सेल्फी को फिल्टर करके क्यों लगाते हैं? तो इस तरह की बातें हैं, मानसिकता हमें बदलनी पड़ेगी। एनवायरमेंटल इंपैक्ट बहुत ज्यादा है, और एनवायरमेंटल इंपैक्ट को एनवायरमेंटल इंपैक्ट सप्रेस्ड है। आप इकोनॉमी की बात करेंगे, सोसाइटी की बात करेंगे, सब चीजों की बात करेंगे, एनवायरमेंट की चैनल भी अगर कोई बात करेगा तो उसको कोई नहीं देखेगा, कोई नहीं देखेगा, सिंपल। तो साथ ही में हमारे पास क्वेश्चन आया है, सेलफोन, रेडिएशन एंड इकोसिस्टम, तो इन दोनों के बीच में क्या एक रिलेशन है? क्या ये जो सेलफोन हम लोग इतना यूज कर रहे हैं, आज मोबाइल इंडस्ट्री एकदम बूम कर चुकी है, और मोबाइल इंडस्ट्री बूम करने से हर किसी के पास, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा मोबाइल हो, सबके पास है, और इस वजह से जो सेलफोन का रेडिएशन है वो हमारे पूरे इकोसिस्टम को भी इफेक्ट कर रहा है। तो आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? सेलफोन 2 तरह से हमें हार्म करता है। एक तो सेलफोन की रेडिएशंस,
जी। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि वो एक ई वेस्ट है। जब भी आप यूज करके उसको खत्म कर देंगे तो वो कहीं जाएगा नहीं, वो ई वेस्ट बन जाएगा। और ई वेस्ट अपने आप में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इंडिया की नहीं सारी दुनिया की प्रॉब्लम है। और सेलफोन रेडिएशन से इकोसिस्टम का ये रिलेशन है कि आप जहां भी रहते हैं आप अभी तो हमारे पास इक्विपमेंट्स देखिए ना आप कितने हैं। अभी अगर मुझे ये बात अपनी बतानी पड़ रही है तो मैं भी लैपटॉप यूज कर रहा हूँ, एक हेडफोन यूज करूंगा, एक सेलफोन यूज करूंगा, एक वाईफाई का कनेक्शन है, वो भी पूरा ई वेस्ट है। तो इसको हम अवॉइड तो नहीं कर सकते, हम ऐसा नहीं बोल सकते कि सेलफोन यूज करना छोड़ दीजिए। रिड्यूस कैसे करें आप ये बताइए। कि एक सिंपल सी बात है, हम लोग एक फोन लेते हैं, ठीक है, उसमें मान लो 2 महीने बाद 3 महीने बाद कोई अपडेट आ गया, तो क्या ये जरूरी है कि हम इमीडिएटली अपना ये फोन डिस्कार्ड करके दूसरा फोन लें? आप कितने टाइम तक एक फोन चला रहे हैं? एक तो रेडिएशंस का प्रॉब्लम तो वो है कि इतने आप हर जगह पे टावर लगे हैं, मोबाइल टावर लगे हैं, अगर आपके घर के पास लगे हैं तो डेफिनेटली यू आर इन अ प्रॉब्लम। इनविजिबल प्रॉब्लम मैं इसको बोलता हूं, ये इनविजिबल प्रॉब्लम है जो दिखती नहीं है और हो जाती है। और उसके बाद सिंपली हम लोग उस चीज को नेग्लेक्ट करते रहते हैं, अरे कुछ नहीं होता, ये तो सारी जगह लगा है। जरूरी नहीं है कि जो सारी जगह लगाया है वो सही ही हो। तो मोबाइल टावर जितने लगाए गए उस पर फिर गवर्नमेंट ने पॉलिसी चेंज की कि आप जो है जहां पे कोई रेजिडेंट रहते हैं उससे लगभग 500 मीटर की दूरी पे आपको लगाना पड़ेगा, वहां से 500 मीटर की दूरी। पर कहां तक बचोगे? सारी जगह तो पॉपुलेशन फैलती जा रही है, फिर तो वो बीच में ही रहेंगे ना। तो मोबाइल कनेक्शन आप देखिए, मोबाइल कनेक्शंस अलग एक खेल है, वो दुनिया भर के लोगों के पास नंबर होते हैं। और मोबाइल फोन होना, गैजेट्स में भी आप एक मोबाइल फोन रखेंगे, एक टैब रखेंगे, फिर एक अगर किसी ने आईफोन ले लिया है तो उसके साथ में उसको छोटा फोन रखना जरूरी है, क्योंकि आईफोन की बैटरी का कोई वो नहीं रहता कि आईफोन की बैटरी जल्दी खत्म हो जाती है, तो लोग एक छोटा फोन भी रखते हैं साथ में। ये मैंने बहुत बड़ा एक वो देखा ट्रेंड कि फिर आपने लिया ही क्यों है ऐसा फोन जब आपके पास बैटरी का ही कोई ऑप्शन नहीं। तो इस तरह की बातें हैं और हम लोग फ्रीक्वेंटली इसको बदलना चाहते हैं कि आज ये नया फोन आया, आज ये नया, और उसका यूज नहीं है। अब ये मुझे बताओ कि पढ़ने के लिए कौन सा फोन यूज करना चाहिए? अब सब बच्चे जो है अपने घर पे डिमांड करे बैठे कि हमको कोरोना हो गया है, लॉकडाउन हो गया है, हमको क्लास लेनी है और सिंपली हमको एक फोन चाहिए। अब फोन में भी आपको कौन सा फोन चाहिए वो उनको पहले से ही पता है, क्योंकि अभी मोस्टली पेरेंट्स को इतना नहीं पता होता जितना बच्चों को पता होता है। वो पहले ही टारगेट करके बैठे कि ये फोन मैं लूंगा। उस फोन में पढ़ाई के अलावा बाकी सारी चीजों की कोई इतनी ज्यादा वैल्यू नहीं है। अगर आपको पढ़ना है तो आप सिंपली एक नॉर्मल फोन लीजिए, उससे आप पढ़ाई कर सकते हैं। पर हमको उतना ही महंगा फोन लेना है, उसमें ये फैसिलिटीज होनी चाहिए, उसमें इस तरह की ये होना चाहिए, गेम खेलना है, ये करना है, तो दे आर एडिक्टेड टू द फोन, क्योंकि उसमें इतने सारे ऑप्शन हैं जो आपके अगर पूरा टाइम टेबल लगाओगे तो पूरा नहीं कर पाओगे एक दिन में। और सारी चीजें एडिक्ट शायद थोड़ा सा कनेक्शन में प्रॉब्लम है, लेकिन आज हमारे बीच में जुड़े हैं मिस्टर सत्यजीत आर्य जी, श्री श्री यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में कार्यरत हैं। और आज हम बातचीत कर रहे हैं हमारे आज के मॉडर्न लाइफस्टाइल के बारे में, किस तरीके से ये इन्वायरमेंट पे इफेक्ट कर रहा है। और अभी जैसा कि आपको सर ने बताया है कि हमारी जरूरतें बढ़ रही हैं, हम लोग की जरूरतें तो बहुत कम होती हैं, लेकिन तब भी हम लोग फालतू में कई चीजें खरीद लेते हैं। जैसे अभी हम लोग ने मोबाइल इंडस्ट्री की बात की है कि हमें मोबाइल की आवश्यकता सिर्फ अपने काम के लिए होती है, लेकिन तब भी हम लोग कई सारे मोबाइल खरीद लेते हैं। इसीलिए हमें अपनी जरूरतों को देखते हुए अपनी जितनी भी चीजें हैं उन्हें रिड्यूस करना होगा, चाहे टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात हो, कॉस्मेटिक की बात हो या फिर प्लास्टिक की बात हो, आपको जरूरत है आपको। पड़ेगा। अच्छा, हम लोग भारतीय हैं, हम लोग तब तक नहीं मानेंगे जब तक सरकार डंडा लेके ना बोल दे कि एक ही फोन खरीदना है, 4 कपड़े खरीदने हैं, 2 कॉस्मेटिक प्रोडक्ट खरीदने हैं। इस तरह की बात जब तक सरकार फोर्सफुली हमको ना बोल दे तब तक हम मानेंगे नहीं, क्योंकि जब तक बिल्कुल आपको ही हिट ना कर दे कोई प्रॉब्लम तब तक आदमी मानता नहीं है कि ये प्रॉब्लम है। आप किसी से एनवायरमेंट के बारे में बात करें, दुनिया जहान की बातें करेंगे और फिर हम क्या करेंगे, फिर घर में जो है प्लास्टिक में भर भर के सामान लेके जाएंगे और प्लास्टिक को फेंक देंगे। सर हमारे बीच में भी क्वेश्चन आया है, सर आपकी स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा होगा। गुड मॉर्निंग सर, हाउ कैन वी लिमिट द एम्बिट ऑफ सैनिटरी पैड्स डिस्पोजल इन वाटर बॉडीज एज दीज आर नॉन डिग्रेडेबल? देखो इसका बहुत बढ़िया एग्जांपल श्री श्री यूनिवर्सिटी में मैंने तो नहीं किया, ऑपरेशन टीम का बहुत बढ़िया काम मैं आपको बताता हूं
कि हमारे पास इंसिनरेटर्स है, इंसिनरेटर जिसको जला दिया जाता है और एक बहुत हाई टेम्परेचर पे। तो गवर्नमेंट ये फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकती है एवरी पॉसिबल प्लेस पे कि आप इंसिनरेटर दीजिए और सैनिटरी पैड्स को अलग से कलेक्ट कीजिए, क्योंकि वो आता है ड्राई वेस्ट में। तो अगर उसको कलेक्ट करके आप इंसिनरेट कर देते हैं ना, तो वो वाटर बॉडी में जाता है, और क्योंकि वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, आप उसको बाहर फेंक देंगे तो भी कोई वो डिग्रेड नहीं होगा, तो आप उसको इंसिनरेट कर सकते हैं। ये एक इसका पॉसिबल मेथड है और श्री श्री यूनिवर्सिटी में ऑपरेशनल है सक्सेसफुली। हम उसको लगभग शायद 4 या 5 साल से कर रहे हैं। इस बारे में मेरा डिस्कशन हुआ था और 4 और 5 साल से शायद ये चल रहा है और सक्सेसफुली चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो उसका कोई बाई प्रोडक्ट नहीं बनेगा, कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि चलो भाई इसको जलाया तो कोई हार्मफुल गैस निकल गई, कुछ नहीं होगा, CO2 निकलेगी सिंपल। यस, अनदर क्वेश्चन वाज, साथ ही में हमारे बीच में एक और भी क्वेश्चन आया है हिमांशु त्रिपाठी जी का। रीजन ऑफ ग्लोबल वार्मिंग एंड इज इट? No, sir. Climate change is one of the biggest challenges. So, what are its reasons, effects on environment, and measures to mitigate it? Measures to mitigate it. Yes, yes, yes. देखो, क्लाइमेट चेंज को समझना, फिर मैं एक ही बात करता हूँ, मुझे एक ही तरह का एग्जांपल आता है, वो बहुत अच्छे से मुझे समझ आता है। अब हम क्लाइमेट चेंज की बात कर रहे हैं तो लोग बोल रहे हैं कि ये डेटा मैन्युफैक्चर्ड है, ये डेटा फेक है, ये डेटा ऐसे बोल रहे हैं, लोग ऐसे बोल रहे हैं। आप सिंपली सोचिए ना, आप अपने दादाजी से बात करते हैं क्या? आप अपने घर में बड़ों बूढ़ों से बात करते हैं क्या? आप उनसे पूछिए आपके टाइम में कितनी गर्मी होती थी। सबके बड़े बूढ़ों ने ये बताया होगा, क्या तो ये बताया होगा कि हमारे टाइम में बहुत ज्यादा गर्मी होती थी जो अब नहीं होती, या ये बताया होगा कि हमारे टाइम में बहुत कम सर्दी होती है, कम होती थी, अब बहुत ज्यादा होती है। इसी बात से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि 30-40 साल पहले तक हम जिस जगह पे रहते हैं उसका एनवायरनमेंट कुछ डिफरेंट था, उसका वेदर पैटर्न कुछ डिफरेंट था। अभी आप देखो कि बारिश के टाइम पे बारिश नहीं होती, थोड़ा शिफ्ट हो जाती है, एक्सट्रीम होता है जो भी होता है, एक्सट्रीम होता है जो भी होता है, गर्मी भी है एक्सट्रीम है, सर्दी भी है एक्सट्रीम है, बारिश भी है एक्सट्रीम है, और इसको बोलते हैं वेदर एक्सट्रीम, और ये क्लाइमेट चेंज का ही एक पार्ट है। तो क्लाइमेट, आप कल को अगर ये बोले कि क्या बोलते हैं, राजस्थान में बाढ़ आ गई पानी की वजह से, तो ये दैट यू विल नॉट बी स्ट्रेंज। अगर आप बोलो जैसे सहारा में बर्फबारी हुई, जैसे सहारा में बर्फ गिरी, इसी तरह से राजस्थान में अगर कल बर्फबारी हो और बर्फ गिरने लगे, तो यू विल नॉट बी स्ट्रेंज, बिकॉज इट इज डायरेक्टली अ रिजल्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। जहां पे हरा भरा था वहां रेगिस्तान बनता जा रहा है, जहां पे रेगिस्तान था वहां हरा भरा हो रहा है, जहां पे पानी था वहां सूख गया है, जहां पानी नहीं था वहां पे पानी आ गया है, जहां पे पानी कभी पहुंच नहीं पाता था वहां पे बाढ़ आ रही है। यही है पूरा क्लाइमेट चेंज। ये क्लाइमेट चेंज के एक्चुअली रिजल्ट्स हैं, और इसको हम कैसे बदलेंगे, ये हमारा है कि हम अपने इंडिविजुअल लेवल पे जितनी भी प्रैक्टिस हैं जो एनवायरमेंटल कंजर्वेशन को प्रमोट करती हैं, वो जो है उसको हम रिड्यूस करें, हम उसमें इतना ना बढ़ जाए कि हम अनकंट्रोलेबल हो जाए। और अभी भी मैं आपको बताऊं कि प्लास्टिक वाली प्रॉब्लम जो है, वेस्ट वाली जो प्रॉब्लम है, दैट इज अनकंट्रोलेबल। अभी वो अनकंट्रोलेबल ही है। अभी ये ना सोचे कि अभी हम और दिन तक कर सकते हैं। और हमारे जैसी कंट्री जिसके पास इतनी फैसिलिटी नहीं है वेस्ट मैनेजमेंट करने की, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो हमारे पास यही है कि वेस्ट मैनेजमेंट की फैसिलिटी हमारे पास नहीं है। एग्जैक्टली सर। सर शुभम सर इज सेइंग कि हमारे पास डिस्पोज करने के लिए जो पैड्स हैं उन्हें बर्न ही करते हैं। क्या बर्निंग के अलावा भी कोई मेथड हमारे पास है? बर्निंग के अलावा लैंडफिल मेथड होता है, पर वो बायोडिग्रेडेबल। देखो, पहले तो मैं ये बोलूंगा कि जो लोग सैनिटरी पैड यूज करते हैं, अभी बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी पैड्स आती है, तो पैटर्न चेंज हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली उसका एक उसका जो है क्या बोलते हैं, उसका पॉसिबल डिस्पोजल मिल जाएगा आपको। फिर तो आप उसको लैंडफिल में डाल दें, फिर आप उसको नॉर्मल, बिकॉज इन्फेक्शियस वेस्ट भी हो सकता है, तो आप उसको कहीं अलग डाल दें तो वो हो सकता है, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। पर आपको ये लोगों को समझाना है कि बायोडिग्रेडेबल पैड्स यूज करें, तो रिड्यूस इट फ्रॉम द सोर्स। आप नॉन बायोडिग्रेडेबल जो पैड्स होती है उनको आप डायरेक्टली बोल दें कि हम नहीं कंज्यूम करेंगे, क्योंकि फिर जाके वो बाद में एनवायरमेंटल इंपैक्ट नहीं करेंगे। ये इसका सॉल्यूशन है। Is there any other question? I think you are freezed. Your internet connection is not
Am I audible? हमारे बीच में थोड़ी सी नेटवर्क की प्रॉब्लम थी, फिर से हम जुड़ते हैं। जी जी। लेकिन आज जो भी सर बता रहे हैं बहुत ही इंफॉर्मेटिव है, क्योंकि हम लोग रोज बात करते हैं हमें एनवायरनमेंट के लिए कुछ करना है, पेड़ उगाने हैं, लगाने हैं, देखो बचाने अभी मैं इस पे एक हैं। बात बोलना चाहूंगा, एक बात मैं बोलता हूँ, मतलब बोलना चाहूंगा कि हम लोग क्या करते हैं, हम बात करते हैं सिर्फ। अभी अगर आप किचन में जाते हैं तो जो भी वेस्ट फूड होता है उसको हम कैसे पैकेट करते हैं आपको सबको पता है। एक पॉली बैग लेंगे, उसमें सारा भरेंगे और उसको विल मेक श्योर कि ये पूरा टाइटली बंद हो जाए, और एक नहीं 2 बार बंद हो जाए, और फिर उसको हम डिस्पोज करके कहाँ आएंगे, डस्टबिन में। डस्टबिन से कहां जाएगा, म्यूनिसिपैलिटी के ट्रक में। म्यूनिसिपैलिटी के ट्रक से कहां जाएगा, जहां पे जो मेन साइट है डिस्पोजल की। तो जब वो पर्टिकुलर पॉलीबैग पैकेट जो होगा वो खोल नहीं सकता कोई, अब कोई वहां थोड़े बैठा खोलने, तो वो जो ऑर्गेनिक वेस्ट है जो अपने आप डिग्रेड हो सकता है वो भी डिग्रेड नहीं होगा, और वो काफी टाइम तक वो प्लास्टिक के साथ मिक्स होकर पड़ा रहेगा। तो कभी भी आप जब कोई भी, वैसे तो इतनी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की फैसिलिटीज हमारे पास नहीं है, पर जब भी आप यू शुड मेक श्योर कि ऐसे वेस्ट सेग्रीगेट होके जाए कि एटलीस्ट थोड़े लेवल पे वो मैनेज हो जाए, कोई बहुत ज्यादा कठिनाई ना हो सामने वाले को। जी जी जी। सर आपको क्या डिफरेंस लगता है हमारे इंडिया में जो वेस्ट जनरेट हो रहा है और अगर बाहर के फॉरेन कंट्रीज की बात करें, तो दोनों में क्या कंपैरिजन आपको लग रहा है? क्या वहाँ के मुझे लोग ज्यादा वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं, या फिर वहाँ पे उनका मैनेजमेंट उनका अच्छे वेस्ट, से होता है? सुनिए, उनका वेस्ट जनरेशन हमसे बहुत ज्यादा है पर इंडिविजुअल। जी। हमारा वेस्ट जनरेशन जो है, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है और बहुत लोग वेस्ट जनरेट नहीं करते, उतना ज्यादा वेस्ट जनरेट नहीं होता जितना इफ यू सी डेवलप्ड कंट्रीज, तो डेवलप्ड कंट्रीज में वेस्ट जनरेशन पर कैपिटा ज्यादा है हमेशा, और उनके पास वेस्ट मैनेजमेंट फैसिलिटीज भी उतनी ही ज्यादा है, तो वो अपना कुछ ना कुछ उनका साइकिल रिसाइकल करके कुछ भी करके कर लेते। हमारे पास वेस्ट जनरेशन जितना है उतनी भी फैसिलिटीज नहीं है कि हम उसको मैनेज कर पाए। अभी मैं रिसेंटली आई वाज इन गोवा फॉर 1 मंथ, तो हमने वहां पे 3 जो है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट विजिट किए थे जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट करते हैं। आपको यकीन नहीं आएगा कि गोवा में वेस्ट मैनेजमेंट की इतनी बड़ी प्रॉब्लम, लोग जाते तो है बड़ी खुशी खुशी की भाई हम गोवा हो गए 3 दिन के लिए 4 दिन के लिए, पर हम 1 दिन में 2 दिन में इतना कचरा जनरेट कर देते हैं कि गोवा गवर्नमेंट को उसके लिए पर्टिकुलरली 3 सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट लगाने पड़े, और वो इतने बड़े लेवल के सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट हैं, और वो केवल 27 विलेजेस को कवर करते हैं। 27 विलेजेस को सिर्फ वो कवर करते हैं, और एक सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट की जो इंस्टॉलेशन कॉस्ट है दैट इज 150 करोड़ रुपीस। आपको लगता है कि हमारी गवर्नमेंट इतने अफोर्ड कर पाएगी इतनी सारी जगहों पे, इतनी सारी लोकेशन पे, वो भी 9-10 गांव के लिए एक अगर हम सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट लगाएंगे तो क्या हम अफोर्ड कर पाएंगे 200 करोड़ का एक सिर्फ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट? इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री, हम लोग अभी डेवलप्ड नहीं है, डेवलपिंग कंट्री हमको डेवलपिंग वालों से भी अभी नीचे चल रहे हैं और पीछे चल रहे हैं जी जी जी। इन मामलों में, एनवायरमेंट के मामलों में। और मामलों की तो मुझे बात ही नहीं करनी है क्योंकि आई एम नॉट एक्सपर्ट फॉर दैट, बट एनवायरमेंट के मामले में हमारा नेग्लेक्टेड बिहेवियर है, बहुत नेग्लेक्टेड है। हम लोग सोचते ही नहीं है कि इसका एनवायरमेंटल इंपैक्ट होगा क्या, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं इस प्रोफेशन में हूं, शायद मैं इसलिए इतना ज्यादा सोचता हूं या जानता हूं, पर दूसरी जगह पे दूसरे लोगों को, जैसे सामान्य लोग हैं जो इस प्रोफेशन से कहीं भी जुड़े नहीं है, उनके लिए तो एक इंफॉर्मेशन ही उनको मिलने में बहुत टाइम लग जाता है। और आप अपोज कभी किसी को आंदोलन करते देखा है कि कुछ एनजीओ और कुछ बहुत काम करते हैं, पर क्या कभी एक आम आदमी को आपने देखा है कि सड़क पे खड़े होके वो आंदोलन कर रहे हैं कि भाई एनवायरमेंट को बचाओ? कोई नहीं करेगा, क्योंकि सब लोग ये सोचते हैं कि ये दूसरे की जिम्मेदारी है। मैं एक बात कहता हूं कि आप भले ही अमेरिका के राष्ट्रपति हो, या आप कहीं पे रिक्शा चला रहे हो, या आप बहुत ही लो इनकम पर्सन हो, आखिरकार आपको रहना पृथ्वी पे है। अगर कोई दूसरा वेस्ट जनरेट करता है तो आपको इंपैक्ट आएगा ही आएगा, आप कोई भी, आप कितने भी बड़े पोस्ट पे हो। इसीलिए कहती है कि प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच।
हम लोग कहते हैं यस प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच, यस तो हमें यस। ये चीज मानते हुए चलना है। और इसी के साथ में आपके आखिरी क्वेश्चन की ओर बढ़ती हूँ कि हमने देखा है कि आज हमारे इंडिया में पूरे हेल्थ इश्यूज की बहुत प्रॉब्लम है, और इस वजह से हमारे यहाँ मेडिसिन का लोग उपयोग ज्यादा करते हैं। तो क्या एलोपैथी मेडिसिन हमारे इन्वायरमेंट में कुछ इम्पैक्ट ला रही है, कुछ इफेक्ट ला रही है? आप हमें अच्छा, इसके बारे में बताएं। एलोपैथिक मेडिसिन, एलोपैथिक फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, ओके। देखो, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स बनाए किस लिए जाते हैं कि जो भी ये लोग बीमार हैं उनको वो प्रोडक्ट्स चले जाने चाहिए, वो लोग कंज्यूम करें। अब इसमें डायरेक्ट तो कोई इम्पैक्ट नहीं है, पर अब इम्पैक्ट मैं आपको बताता हूं कैसे होता है फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स का। एक होता है कि आप डॉक्टर के यहां से दवाई लेके आए, उसमें से आधी आपने खा ली, आधी आपने छोड़ दी। अब वो आधी जो दवाई बची है वो कहां जाएगी? वो क्या तो कचरे में जाएगी, या अगर सिरप है तो आप उसको क्या करोगे? नॉर्मली सिरप का क्या होता है, जो बचा हुआ सिरप होता है जो बहुत दिन से पड़ा है ऐसे, आप उसको खोलोगे, उसको कहीं पानी में डाल दोगे, उसको बंद करके प्लास्टिक में फेंक दोगे, इजंट इट? तो ये प्रॉब्लम वहां से शुरू होती है। जब एक केमिकल आपने पानी में डाल दिया, वो आपके ये जो सीवरेज है उसके थ्रू चला गया कहीं पे, और कोई वाटर बॉडी में जाके मिल गया, और वाटर बॉडी में जाके मिल गया तो वो रहेगा तो केमिकल ही, क्योंकि वो पानी में डिजोल्व नहीं हो रहा है। और डिजोल्व भी हो रहा है तो उसका कुछ अंश ऐसा होगा जो आपको कहीं ना कहीं, मतलब जो भी उस पानी को पिएगा वो इफेक्ट होगा। अब कैसे? कि जैसे कोई वाटर बॉडी में चला गया, मान लो कोई नाले से निकल के वो कहीं वाटर बॉडी में चला गया, या कहीं पे ग्राउंड वाटर में चला गया, तो किसी के फिर टैप के थ्रू वो आपके नल में आया, नल में से आपने पानी लिया, आरओ किया, और फिर आपने उस पानी को पिया, तो वो फिल्टर नहीं होगा, और वो बहुत कम मात्रा में होगा। तो वो क्या करेंगे, आप धीरे 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 करके ऐसे ही कुछ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स पानी में मिल जाएंगे, और वो धीरे धीरे करके घूम के आपके पास आ जाएंगे। एक तरीका है ये, जब वो हमें तो दवाई नहीं चाहिए थी पर हमने तो खा ली, तो अब वो कुछ ना कुछ तो इम्पैक्ट करेगा। एक तरह से तो ये आया। दूसरा, एक आदमी जो दवाई खा रहा है तो ऑब्वियसली वो पूरी दवाई उसकी बॉडी के लिए यूटिलाइज नहीं होती, उसमें से कुछ अंश ऐसा है जो अनयूटिलाइज होता है, और वो एक्सक्रीट के थ्रू एक प्रोडक्ट में चेंज होके वो एक्सक्रीट के थ्रू आपका एनवायरमेंट में चला जाता है। वो पानी में, गंदे नाले में कहीं भी जाए, आपके टॉयलेट से के थ्रू वो सीवेज में चला जाएगा, सीवेज के थ्रू फिर किसी वाटर बॉडी या ग्राउंड वाटर में जाएगा, और फिर घूम के अनटारगेटेड जो लोग हैं जिनको वो दवाई नहीं खानी थी, जैसे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस अभी लोगों में धीरे धीरे डेवलप हो रहा है, क्योंकि इतने सारे लोग एंटीबायोटिक खा रहे हैं, और वो धीरे धीरे करके सीवेज के थ्रू और दूसरे रिवर्स के थ्रू जाके वो आप फिर किसी कोई नॉन टारगेटेड जो इंडिविजुअल है उस वो कंज्यूम कर रहा है, तो इट मींस इट हैज अ प्रॉब्लम। तो ये आपको फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स के लिए पर्टिकुलर कोई स्ट्रेटेजी कुछ ऐसा, और हमारे यहाँ बहुत एंटीबायोटिक बहुत सस्ते हैं, एंटीबायोटिक होना वो बहुत सस्ते हैं। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री हमारे इंडिया में बहुत ज्यादा है, हम लोग बहुत बड़े एक्सपोर्टर हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के, मतलब फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स के। लोग यहाँ पे चीप लेबर की वजह से इंडस्ट्री लगाते हैं, और पूरा एनवायरमेंट के रूल को एक्सप्लॉइट करते हुए पूरा एक अच्छा प्रोडक्ट बनाते हैं, जो इंडिया में भी बिकता है और बाहर भी बिकता है। तो दवाई कोई और खा रहा है, और पूरा जो पोल्यूशन है वो हम ले रहे हैं। तो ये ऐसे करके ट्रेवल करता है, कोई भी सब्सटेंस है, आप कोई भी, अब आप जो दवाई नहीं खाना चाह रहे थे, एंटीबायोटिक नहीं खाना चाह रहे थे, वो आपको धीरे धीरे करके कंज्यूम कर लिया आपने, और यू बिकम दी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। फिर हम हायर डोज चाहिए होती है हमें। तो ये सारी प्रॉब्लम्स फार्मास्यूटिकल के साथ। थैंक यू सो मच सर, आपने इतनी सारी इंफॉर्मेशन हम लोग से शेयर करी, क्योंकि ये सर का रिसर्च था कि जिस वजह से आज हम लोग को इसके बारे में पता चल रहा है। नहीं तो हम लोग सिर्फ अवेयरनेस की बात करते हैं, लेकिन आज हमें इस बारे में भी पता चल रहा है। और साथ ही में हमारे पास एक और भी क्वेश्चन आया है। इंडिया, आई वुड रीड विनय पांडे, इंडिया इज नाउ लीडिंग द वर्ल्ड इन द फील्ड ऑफ अल्टरनेटिव एनर्जी प्रोडक्शन मेथड्स लाइक सोलर एनर्जी। क्रिएटिव ISA with the help of France is proof of the India's intent। अरे भाई, ये मुझे समझ नहीं आया कि what is the future of this? अच्छा, what is the future of solar energy? Would you like to ask this? Are you asking this? देखो, सोलर एनर्जी का फ्यूचर बहुत ब्राइट है, और सोलर एनर्जी एक रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स है, तो इसमें कोई क्वेश्चन, ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है। बात यह है कि सोलर एनर्जी की एफिशिएंसी का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, कि सोलर एनर्जी की एफिशिएंसी बहुत कम है, और एक बहुत बड़ा प्लेस लेने के बाद, बहुत बड़ा एरिया लेने के बाद, कवर करने के बाद वो कम एनर्जी प्रोड्यूस करती है। तो जो मेट्रो सिटीज है जहां पे प्लेस की प्रॉब्लम है, वहां पे अगर आप सोलर एनर्जी को प्लांट करना चाहते हैं तो उसके लिए यू हैव टू ऑक्यूपाई
मतलब अ पर्टिकुलर प्लेस, अ स्पेसिफिक प्लेस। तो वो एक बड़ी प्रॉब्लम है जो इंडिया को देख उसको टारगेट करना है। और दूसरी बात यह है कि सोलर एनर्जी में सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आएगी आगे कि 20-30-25 साल के बाद जो ये हम अभी सोलर पावर प्लांट लगा रहे हैं, वो 20-25 साल के बाद हमको डिस्कार्ड करने पड़ेंगे, बिकॉज तब तक बहुत बड़ी अच्छी एफिशिएंसी की सोलर प्लेट्स आ जाएगी। तो इसके लिए हमें कोई एक स्ट्रेटेजी होनी चाहिए हमारे पास कि इसको हम कैसे डिस्कार्ड करेंगे। मे भी कुछ स्ट्रेटेजी बनाई होगी, मुझे इतना ज्यादा नॉलेज नहीं है, पर उसके लिए भी हमें स्ट्रेटेजी प्रिपेयर करनी होगी। ये भी वेस्ट क्रिएट होगा ना, एक ये मेटल वेस्ट होगा। और ये मेटल वेस्ट बहुत ही अगर उसको अच्छे से मैनेज ना कर पाए तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम होगा, क्योंकि अभी सब लोग सोलर पावर प्लांट लगा रहे हैं। फ्यूचर ब्राइट है, फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम नहीं लगती मुझे। एकदम एकदम आपने सही बात कही है, क्योंकि हम लोग को इस बारे में भी पता चल रहा है कि कैसे हम लोग मैनेजमेंट कर सकते हैं, इस बारे में भी हमें सर से पता चला। और मेन चीज हमें एक पॉइंट पता चला है कि हमको अपने जरूरतों को रिड्यूस करना है, जो कि सबसे हम मेन चाहिए वही उपयोग में लाना है। क्योंकि अगर ये सारी चीजें नहीं लाएंगे तो हमारी जो फ्यूचर जनरेशन होगी उसे झेलना पड़ेगा। हमारे जितने भी डिटोरिएशन हो रहा है, इन्वायरमेंट से इफेक्ट्स आ रहे हैं, उन सब से हम लोग को उभरने के लिए हमें थोड़ा सा अपने विवेक के साथ काम करना पड़ेगा। हम लोग तो हमेशा से थैंक यू ये सो मच फॉर जॉइनिंग। थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। तो आज आप सभी हम लोग के लाइव सेशन में जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम नुपुर कपूर है और आज हमारे साथ जुड़े थे मिस्टर सत्यजीत आर्य सर। और आनंद योगालय की तरफ से पहल थी कि हम लोग कैसे अपने इन्वायरमेंट इफेक्ट जो हो रहे हैं, इनके हैजार्ड्स को कम करने के लिए अपनी मॉडर्न लाइफस्टाइल में क्या चेंजेस ला सकते हैं, और अपनी मॉडर्न लाइफस्टाइल में जो आज की दिखावे की संस्कृति है इससे निकलते हुए हमें कैसे अपनी लाइफ में और सुधार लाना है, इन सब चीजों पे भी आज हमने चर्चा की। और आप सभी लोग हमारे फेसबुक के लाइव सेशन पे जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप चाहें तो हमारे सोशल मीडिया के जितने हैंडल्स है उस पर लाइक कर सकते हैं और यूट्यूब पे भी जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।